जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था दमदमपुर, जहाँ भोला नाम का आदमी रहा करता था। भोला के पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और 2 भैंसें थीं। एक अच्छा सा घर भी था। वह अपने घर में बूढ़ी हो चुकी माँ के साथ रह करता था। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो घर का सारा काम भोला को ही करना पड़ता। खेत का काम, भैंस की रखवाली, उनके लिए चारे का प्रबंध और उसके बाद बूढ़ी माँ की सेवा। भोला एक अच्छा पहलवान भी था, जो कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करता था। उसका पहलवान होने का कोई शौक नहीं था, मगर उसके पास समस्या थी कि 2 भैंसें थी जो काफ़ी मात्रा में दूध दिया करती थी, मगर उस गांव में दूध बेचने का कोई इंतज़ाम नहीं था और भोला मुफ्त में पड़ोसियों को गोबर भी नहीं दे सकता था, तो दूध कैसे देता। वे सारा दूध अकेले पी जाता। अब इतना सारा दूध पीने के बाद तो शरीर बढ़ेगा ही, तो वे पहलवान बन गया था। वे कभी कभी दंगल में दूसरे पहलवानों को पछाड़कर कुश्ती जीत जाया करता था और अच्छा खासा इनाम पा लिया करता था। लेकिन उसकी माँ कुश्ती लड़ने के खिलाफ थी। वे अक्सर भोला से कहा करती कि तू पहलवानी कर, लेकिन दूर दराज जाकर कुश्ती मत लड़ा कर। तू अपने को बहुत ज़्यादा बहादुर मत समझ। ये दुनिया है, इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा रहते हैं। किसी दिन तेरा पाला किसी बहुत बड़े पहलवान से हो गया तो वह तेरे हाथ पैर तोड़ देगा। तब तू कहीं का भी नहीं रहेगा और तू कहीं आ जा भी नहीं सकता। इसीलिए तू मेरी बात मान और फालतू के काम छोड़कर अपना घर बसा ले, अपनी शादी कर डाल। बहू घर में आ जाएगी तो तेरे पर भी भार कम हो जाएगा। वे मेरी सेवा के साथ साथ घर का काम भी कर दिया करेगी। वे तुम्हारी भैंसिया को भी चरा डाला करेगी। तुमको और मेरे को आराम मिल जाएगा। भोला माँ से बोला, इससे तो अच्छा रहेगा कि हम एक नौकर रख लेते हैं। वो खेत का काम भी कर देगा और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, आराम से घूमा करूंगा। माँ बोली कि तुम मूर्ख है। अरे तू बहू और नौकर की तुलना कर रहा है। बहू घर की मालकिन होती है। वह इस घर में आते ही मालकिन बन जाएगी। उसे घर के फायदे नुकसान का ध्यान रखना खुद से आ जाएगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा कि बहू ये काम कर दो, वे काम कर दो। वह अपनी जिम्मेदारियां समझ खुद करेगी और तुम्हारी गलतियों पर तुझे डांटेगी और तुझे चुपचाप सुनना पड़ेगा। भोला बोला, माँ तब तो मुझे विवाह नहीं करना। तुम जानती हो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी भैंसिया भी कितने डिसिप्लिन में रहती है। मेरी मर्जी के खिलाफ इधर उधर सिर भी नहीं ला सकती। माँ बोली, तो जिंदगी भर मूर्ख रहेगा। अरे पत्नी हर आदमी के लिए ज़रूरी होती है, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। तुम्हारी बुद्धि भैंस के साथ रहते रहते भैंस किसी हो गई है। अब तुम उससे बाहर निकलो और विवाह कर डालो। एक चतुर स्त्री ही तेरा कल्याण कर सकती है। भोला बोला, मुझे किसी प्रपंच में फंसना ही नहीं। मेरी आदत है लड़ने भिड़ने की और स्त्री होती है कमज़ोर, फिर भी अपने को शेरनी से कम नहीं समझती। जाहिर है घर में स्त्री आ गई तो अपना शासन चलाएगी और मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित है लड़ाई होगी। और मैंने कहीं गलती से हाथ उठा दिया तो वे मर मरा जाएगी, तो फिर तो मुझे हत्या के जुर्म में फांसी लग जाएगी। ससुरा हमारे यहाँ का राजा स्त्री भक्त है, वह सब सज़ा माफ़ कर देगा, मगर एक स्त्री के साथ किए गए अपराध को माफ़ नहीं करेगा। हमारे राज्य में स्त्री के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी पर फांसी की सज़ा है। माँ बोली, तुम बेवकूफ़ वाली बात करते हो। अरे किसी दूसरे की स्त्री के साथ बदतमीजी पर फांसी की सज़ा है। पति पत्नी की नोकझोंक, उसके लड़ने झगड़ने पर कोई फांसी की सज़ा नहीं है। और फिर तुम स्त्री से लड़ो क्यों? वे तुम्हारी पत्नी होगी। अगर आदमी के लिए दुनिया में कोई चीज़ प्रिय होती है तो वे उसकी पत्नी होती है,
और कोई अपने प्रिय का मान करता है। अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, जब विवाह हो जाएगा तो सब समझ जाओगे। तुम खुद उसे दुखी नहीं देखना चाहोगे। उसे एक कांटा भी चुभ गया तो उससे ज्यादा दर्द तुम्हें होने लगेगा। बात करते हो लड़ाई झगड़े की। अरे, जो तुम पड़ोसी पड़ोसन को लड़ते झगड़ते देखते हो, वास्तव में वे कोई दुश्मनी वाला झगड़ा नहीं है, वो प्रेम का झगड़ा है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। सुक्खन की पत्नी और सुक्खन की लड़ाई, दोनों आपस में मारपीट पीट किए थे। सुक्खन ने स्त्री को मार दिया था तो वो रूठ कर मायके जा रही थी। सुक्खन उससे बार बार मना कर रहा था कि ये हम दोनों के बीच की बात है, इसे मायके तक मत लेकर जाओ। मगर सुक्खन की स्त्री मान ही नहीं रही थी, तो सुक्खन ने उसे सरेआम पीटने लगा। रामा से देखा नहीं गया तो दौड़कर सुक्खन को पीटने लगा कि तुम, अरे, सरेआम स्त्री की पिटाई कर रहे हो। लड़ाई करनी थी तो घर में करनी थी, मगर तुम इसे सड़क पर मार रहे हो। वे लगातार सुक्खन को पीटे जा रहा था तो सुक्खन की पत्नी रामा को पीटने लगी। खबरदार ससुरे, यदि मेरे पति पर हाथ उठाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वे मेरा पति है, वे मुझे मार रहा है तो वो मुझे मारे या दुलारे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? वे मुझसे कितना प्यार करता है ये तू नहीं जानता। रामा दूसरे की स्त्री के हाथों पिट जाने पर अपना सा मुंह लेकर चला गया था। उधर सुक्खन और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर लौट आए, जैसे दोनों में कुछ हुआ ही नहीं है। स्त्री पुरुष के झगड़े दिखावे के होते हैं, वास्तव में उसमें प्यार छुपा होता है। कभी गलती से भी पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आने चाहिए, ना ही उसे भड़काना चाहिए। भोला बोला, माँ, तुम चाहे मेरे को लाख समझाओ, मैं विवाह नहीं करने वाला। माँ बोली, अरे करम जले, तेरा विवाह के लिए आएगा कौन? तुझ गधे को अपनी बेटी देगा कौन? अरे मैं प्रयास कर रही हूँ, कोई अकल की कच्ची भी तेरे लिए मिल जाए तो तेरा विवाह कर डालूं। मगर तू भैंस के पड़े की तरह उछल रहा है तो उछल, मेरे को क्या, अब मेरी उम्र हो चली है। भगवान का नाम लेते हुए यहाँ से निकल जाना है। फिर कौन माँ या पिता देखने आते हैं उसका बेटा क्या कर रहा है। भोला बोला कि माँ, अब तुमने कुछ अच्छा सोचा है, तू भगवान का नाम लिया कर, मेरे विषय में सोचकर अपना खून मत जलाया कर। इस तरह तू अभी 10 साल जी लेगी, जबकि चिंता की तो 6 महीने में तय बोल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तू इतनी जल्दी मरे। उधर गांव के खेतू ने बताया कि भोरा गांव के जगदम्बा पहलवान ने एक बोना पाल रखा है। बोना बहुत बड़ा पहलवान है, वे अब तक 50 पहलवानों को पटक चुका है। उससे लड़ने वाला कोई है ही नहीं। तुम ही हो जो उसे पटक सकते हो। भोला बोला, मेरे को क्या पड़ी है कि मैं बोने से झगड़ा करूं? अरे जगदम्बा कोई बड़ा इनाम रखे तो मैं एक बोने को भी पछाड़ दूं। तब खेदू बोला, अरे भैया, तुम जानते नहीं, वे बहुत बड़ी चीज़ देने का ऐलान किया है। अभी तक कोई भी पहलवान वैसी अनमोल चीज़ नहीं पाया है। आपको उस बोने से लड़ना चाहिए। भोला बोला, ज़रूर, मैं वे चीज़ पाने के लिए बोने से टक्कर लूँगा, मगर समझ नहीं आ रहा कि वे चीज़ है क्या। खेदू बोला कि जब कुश्ती जीत जाओगे तो स्वतः ही वे चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसे देख लेना। भोला बोला कि चलो, कल हम उस बोने से कुश्ती लड़ने चलते हैं। उधर भोला के ननिहाल के गांव से एक आदमी भोला को देखने आ गया था। उसे अपनी बेटी का ब्याह करना था। किसी ने बता दिया था कि भोला एक अच्छा नौजवान है। उसने भोला को देखा तो उसे भोला जरा भी रास नहीं आया। दरअसल उसकी बेटी बहुत दुबली पतली थी, जबकि भोला एक पहलवान था। उस आदमी को लगा कि लड़का लड़की लगभग एक ही तरह के होने चाहिए, तभी जोड़ी जमती है। अब किसी लड़की का विवाह भैंसे से नहीं किया जा सकता। भोला मेरी बेटी के सामने एक भैंसे जैसा है। तो वे आदमी भोला की माँ से बोला, मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी आदमी से करना है, किसी भैंसे से नहीं। भोला में आदमी जैसा कुछ भी नहीं है। वह वापस चला गया। उधर जगदम्बा पहलवान की एक बेटी थी, जिसका विवाह जगदम्बा कर देना चाहता था, मगर सीधे तरीके से उसका विवाह हो पाना मुश्किल था। वे मंदबुद्धि थी, हर काम उल्टे सीधे किया करती थी। हालांकि शरीर की तगड़ी थी तो हर काम बल प्रयोग करके कर देना चाहती थी। उसको अक्ल तब आती थी जब कोई बड़ा नुकसान कर देती। उसकी इस आदत से जगदम्बा बहुत परेशान रहता था।
अब उसका विवाह सीधे तरीके से कर देते तो जमाई उससे तंग आकर उसके पास छोड़ जाता, मगर यदि इसे किसी पहलवान को इनाम में उपहार में दूं तो वह फिर इसे लौटा नहीं सकेगा, क्योंकि इनाम की चीज़ सहज कर रखी जाती है, लौटाई नहीं जाती, और फिर इनाम में कुछ भी हो सकता है। तो जगदम्बा ने अपने पास एक चेला रखा था। वह चेला एक बौना था जो बहुत ताकतवर था। वह आसपास के सभी पहलवानों को पटक दिया था, तो उससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि लड़की को उपहार में देना चाहते थे, ये किसी को पता नहीं था। बस यही कहे थे कि बौने को पटक देने वाले को अनमोल उपहार देंगे। इधर भोला खेदू जगदम्बा के गांव आ गए। भोला सोच रहा था कि बोना को पछाड़ कर इनाम पालूं। अरे इनाम में क्या हो सकता है? कुछ सोने की मोहरें हो सकती हैं, या फिर सोने की गुल्ली हो सकती है जो गले में पहनने के काम आ सकती है। भोला जगदम्बा पहलवान के पास गया और बोला कि मैं आपके पहलवान से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, परंतु जानना चाहता हूँ कि आप उपहार में क्या देंगे। जगदम्बा बोला कि ये सब कुश्ती जीतने के बाद स्वतः पता चल जाएगा, तुम पहले कुश्ती जीतो। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे चेले को पछाड़ पाएगा। यदि तुम खुशनसीब हुए तो ये कुश्ती जीत जाओगे और इनाम साथ लेकर जाओगे। जगदम्बा को भोला पसंद आया, तो वे बोना को धीरे से समझा दिया कि ये कुश्ती तुम्हें जीतनी नहीं है बल्कि हारनी है। इस हार में ही हमारी जीत छुपी हुई है। तुम जल्द ही भोला से हार जाना। भोला और बोने में कुश्ती हुई तो भोला जीत गया और बोना हार गया। इस पर भोला बहुत खुश हुआ। वो जगदम्बा पहलवान से बोला कि आप जल्दी से मुझे इनाम दे दें। जगदम्बा बोला, बस चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें अनमोल उपहार देता हूँ। थोड़ी देर में ही जगदम्बा की बेटी तैयार होकर आ गई। तो जगदम्बा बोले कि यही तुम्हारा अनमोल उपहार है, ऐसा अनमोल कुछ नहीं हो सकता। भोला बोला कि ये तो सरासर धोखा है। भला इनाम में किसी स्त्री को दिया जा सकता है? मैं स्त्री का क्या करूँगा? मुझे कुछ पैसा, कुछ रुपया इनाम में दीजिए। जगदम्बा बोला, तो क्या मैं बेटी को इसी तरह दे दूँगा? अरे रुपया, पैसा, भैंस सब दूँगा, बहुत सारा, और उपहार भी दूँगा। भोला बोला, तब तो ठीक है, मगर मैं अभी विवाह करने के मूड में नहीं था, परंतु जब स्त्री मिली गई है तो चलो ठीक है, माँ की भी बात रह जाएगी। वे कब से मेरे विवाह के पीछे पड़ रही थी, बहू पाकर खुश हो जाएगी। इस तरह जगदम्बा ने अपनी बेटी का विवाह भोला से कर दिया। भोला उसे लेकर घर आ गया। भोला की माँ बहुत खुश हुई। बुढ़िया जोश में भर गई। जहाँ वे दिन भर चारपाई पर पड़ी रहती थी, अब वे थोड़ा घूमने फिरने लगी। उसकी बहू सिरफिरी थी, सभी काम उल्टा पुल्टा करने लगी। खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं था। वह भैंस को चारा उसके पीछे डालकर आ गई। ये देख भोला का माथा ठनक गया। वो माँ से बोला, माँ ये तो बावड़ी है, इसे कुछ करना ही नहीं आता। जगदम्बा ने मुझे धोखा दिया है, मैं ऐसी स्त्री के साथ कैसे रह सकता हूँ। तब माँ बोली, बेटा ये तुम्हें उपहार में मिली है, और उपहार की चीज़ तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, और वह भी बहुत संभाल कर। सच पूछो तो ये बावली नहीं, तुम खुद बावले हो। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे साथ कोई चंचल स्त्री रह सकती है? वह दूसरे दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। बात इसके उल्टे पुल्टे काम है के तो इसे हम समझा देंगे, हर काम सीधा करने लगेगी। तो इस बात की चिंता ना कर, आदमी तो जानवर को भी पढ़ा सकता है। बुढ़िया बहू को रोज़ समझाने लगी, उसे नए नए गुण सिखाने लगी। ये बात सत्य है कि आदमी को गुण और अवगुण संगत से मिलते हैं। सही संगत मिलने पर तोता भी भक्ति कर बैठता है, वही दुर्जन की संगत में गाली देना सीख जाता है। अगर आप किसी अमीर आदमी के घर के पास अपना घर बना लो तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। आप भी अमीर बनने का प्रयास में लग जाएंगे। जबकि भिखमंगों की टोली में घर बना लो तो शायद आप पर भी उसका असर ना पड़े, मगर आपके बच्चे उस अवगुण को ज़रूर सीख जाएंगे। इसीलिए आदमी को घर भले लोगों के बीच ही बनाना चाहिए तथा विवाह हमेशा कुलीन स्त्री से करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वे गोरी है या काली, अमीर घर की है या गरीब घर की, बस उसके संस्कार पर ध्यान देने चाहिए।
बुढ़िया की संगत में आने के बाद 1 साल में ही बहुत चतुर हो गई। अब वे कोई भी काम सही ढंग से करती। समय गुजरा और भोला के घर एक संतान आ गई तो सबसे ज़्यादा खुश भोला की माँ हुई। उसे बस अब यही लालसा लगी रहती थी कि मैं अपने पोते का मुंह देख लूं, तब मरूं। हालांकि अभी वे मरने वाली नहीं थी। बहू उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करती थी। वे आराम से चल फिर सकती थी। इस तरह आनंद से दिन गुजरने लगे। भोला ने अपने बेटे का नाम मंगरू रख दिया। हालांकि थोड़ा बड़ा होने पर भोला को पता चला कि बेटा कोई बहुत तेज नहीं है। वे माँ की तरह कम अक्ल है, कोई भी काम बिना बताए नहीं कर सकता। हालांकि भोला की माँ उसे तेज बनाने में जुटी थी कि अचानक से चल बसी। अब पक्का आम कितना दिन पेड़ की डाली पर रह सकता है, तो भोला की माँ गुजर गई। सच तो ये था कि वही घर को संभाले हुई थी, वरना भोला के बस की कोई बात नहीं थी। पत्नी से तो उसकी बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। भोला की माँ ही थी जो बहू का पक्ष लेकर भोला को चुप करा देती थी। अब माँ के नहीं रहने पर दोनों अक्सर लड़ने झगड़ने लगे थे, तो पत्नी ने ही भोला को समझाया कि आप मुझसे लड़ा मत करो, इसका प्रभाव हमारे बेटे पर गलत पड़ेगा, ये झगड़ालू हो जाएगा। तो दोनों ने लड़ना छोड़ दिया। कभी लड़ते भी तो बेटे के सामने नहीं लड़ते। इस तरह से भोला का बेटा मंगरू सयाना हो गया। भोला चाहता था कि वे मेरे कामों में हाथ बटाए, मगर माँ ने उसे काम करने से मना कर दिया। बोली कि बेटा अभी बच्चा है, जब वे बड़ा होगा तो खुद काम करने लगेगा। भोला ने भी कह दिया कि जो जी में आए किया कर, मुझे अब मूर्ख स्त्री के मुंह नहीं लगना। इस तरह से समय गुजरा। एक दिन भोला का पड़ोसी खेदूत अपनी पत्नी को लाने के लिए चला गया। इस बात की खबर मंगरू को लग गई कि खेदूत अपनी ससुराल गया, तो वह भी सोचने लगा कि मुझे भी ससुराल जाना चाहिए। वह अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी ससुराल जाना चाहता हूँ। गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं अपनी पत्नी को लाने, मुझे भी अपनी पत्नी लानी है। माँ बोली, बेटा तुम कितना मूर्खता भरा सवाल कर रहे हो। अरे ससुराल तो कैसे जाएगा, तेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ, तो किसके ससुराल जाएगा। मंगरू बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज ससुराल जाना है। जाना है तो जाना है, मैं आज ही ससुराल जरूर जाऊंगा। ये बात भोला सुन रहा था। वे बोला, हाँ हाँ बेटा, तुम्हें ससुराल जरूर जाना चाहिए। आखिर तुम बहुत चतुर माँ के बेटे हो, ससुराल नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। माँ बोली, देखो जी, मेरे बेटे को कुछ उल्टा कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा जब कह दिया है कि ससुराल जाएगा तो मैं भी कहती हूँ ससुराल जाएगा। भोला बोला, अरे कम दिमाग, तेरे दिमाग में गोबर भर गया है। अरे किसके ससुराल जाएगा, इसका विवाह कहाँ हुआ है। स्त्री बोली, तो आपका कौन सा विवाह हुआ था, आप कौन सा मुझे डोली बारात और बाजे के साथ लाए थे। अरे अकेले लेने गए थे और मुझे ब्याह कर लाए थे। भोला बोला, मूर्ख स्त्री, वो बात दूसरी थी। मैं तुम्हें बिहाने नहीं गया था, बल्कि कुश्ती लड़ने गया था, और मैंने तुम्हें कुश्ती में जीत कर लाया था। अब तुम उस बात की उपमा यहाँ मत दो। इस मूर्ख को समझाओ ये पागलपन ना करे, नहीं तो कहीं बुरा फंस जाएगा। स्त्री बोली, आप गधे की तरह रेंगते रहिए, मेरा बेटा ससुराल जाएगा और अभी जाएगा। भोला ने सोच लिया कि दो मूर्खों के बीच में पड़ा तो मैं खुद ही मूर्ख बन जाऊंगा। करने दो मूर्खों को मनमानी। ससुराल जाएगा तो लौट आएगा, 1-2 घंटे में अकड़ ठिकाने आ जाएगी तो लौट कर आ जाएगा। ये सोचकर भोला भैंस लेकर जंगल में चराने चला गया। इधर पत्नी ने बेटे को कपड़ा और कुछ पैसा देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। मंगरू घर से ससुराल के लिए निकल पड़ा। वे मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, मुझे ससुराल में खूब अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, मैं कल सुबह अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाऊँगा। तरह तरह के रंगीन ख्याल लिए वे चला जा रहा था। उसे चलते चलते दोपहर हो गए तो एक पेड़ के पास रुककर आराम करने लगा। तभी वहाँ एक पंडित जी आ धमके और वह भी उस पेड़ के पास आराम करने लगे। पंडित ने अनायास मंगरू से पूछ लिया, लगता है यजमान ससुराल जा रहे हो।
मंगरू खुश होकर बोला, पंडित जी आपने सही पहचाना, मैं ससुराल ही जा रहा हूँ। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे जान गए कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। पंडित भी अपना बखान करने लगा खुश होकर कि लड़का मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं यजमान का चेहरा देखकर भाव को जान जाता हूँ, आदमी के मन में क्या चल रहा है। वह कहे जा रहा था, आप इतने खुश हो कि कोई भी मूर्ख देखकर बता सकता है कि आप ससुराल में अपनी पत्नी से मिलने जा रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं, इस रास्ते में ही मुझे भी जाना है। अच्छा ये बताइए कि आपकी ससुराल किस गांव में? मंगरू का माथा चकराया कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं कि मेरी ससुराल किस गांव में है। मैं अपनी माँ से भी नहीं पूछ के आया कि मेरी ससुराल किस गांव में है। माँ ने भी नहीं बताया कि मुझे किस गांव में जाना है। मेरे ख्याल से तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। वे पंडित से बोला, महाराज जी ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा विवाह किस गांव में हुआ है, बस यूं ही चल दिया। पंडित बोला, यजमान अब आप मुझसे मजाक कर रहे हो। अरे भला बिना जानकारी के कोई घर से चलता है और अपनी ससुराल भी कोई भूलता है? किसी नवयुवक के लिए ससुराल से बढ़कर कोई सुंदर जगह होती ही नहीं, उसे तो वह गहरी नींद में भी याद रहता है। पंडित जी हंसकर कहने लगे, अरे बता दो कहाँ है आपकी ससुराल, मैं कौन सा आपके साथ ठहरने जा रहा हूँ। मंगरू बोला, महाराज जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सचमुच नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मेरी ससुराल कहाँ है। मेरी माँ ने कह दिया कि ससुराल जाओ तो चल दिया। पंडित बोला, तुम भी बड़े अजूबे किस्म के आदमी हो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जिसे अपनी ससुराल के विषय में ही न पता। पत्नी को देखकर कहोगी कि मैं तो उसे भी नहीं पहचानता। मंगरू बोला, महाराज जी आप ठीक कह रहे हो, मैं अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा कभी विवाह हुआ ही नहीं। पंडित बोला, बड़े घनचक्कर आदमी हो। अरे ऐसा भी कभी होता है? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे झूठ बोलते हुए? मैं तुम्हारी दादा की उम्र का हूँ और मुझसे चुगली कर रहे हो। मंगरू पंडित की डांट सुनकर रोने लगा। महाराज जी आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, और यदि मेरे होश से पहले कभी हुआ हो तो मुझे उसकी खबर नहीं। आप तो खुद ज्योतिष के जानकार हो, अपनी ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके देख सकते हो। पंडित बोला, देखूंगा, वे भी देखूंगा। अब मैं तुझे बीच मझधार छोड़कर नहीं जा सकता। पंडित हूँ, बिगड़े काम को बनाना मेरा काम है, मगर हाँ इसके लिए तुम्हें मन से तैयार रहना पड़ेगा। पंडित ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उन्होंने देखकर बताया, यजमान अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, मगर ग्रहदशा ये बता रही है कि तुम घर वापसी पत्नी के साथ ही जाओगे। मगर ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि पत्नी तुम्हें मिलेगी कहाँ। ये बात ना तो तुम्हारे हाथ में लिखी है ना मेरी पोथी में लिखी है। अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो, जो होगा अच्छा होगा। मंगरू पंडित जी के साथ आगे चल दिया। रास्ते में पंडित जी ने मंगरू से कहा, हमें एक यजमान के यहाँ जाना है जिसके घर बेटी की बारात आने वाली है। मैं उस यजमान का गुरु हूँ, मेरा वहाँ पहुँचना आवश्यक है। यजमान ने बड़े आग्रह के साथ मुझे बुलाया। दोनों तेजी के साथ उस गांव के लिए चल दिए। दोनों इतना तेज चले कि कुछ रात होते होते दोनों यजमान के घर चले गए। अभी तक बारात उनके घर नहीं आई थी। घर वाले बारातियों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बारात द्वार पर आ गई। लड़के को नाई उठाकर द्वार पूजा पर ले आया और द्वार पूजा के बाद नाई उठाकर लड़के को ले गया। लड़का खुद से चलकर नहीं गया। इस बात पर पंडित जी गौर कर रहे थे कि लड़के को 2-4 कदम चलने ही चाहिए, और कोई लड़का गोद में खेलता बच्चा नहीं है। वे जवान है और फिर इतना मोटा तगड़ा, ऐसा भी कहीं उन्होंने देखा नहीं था। नाई तो दुबले पतले होते हैं, उन्हें पहलवानी की कहाँ फुर्सत है। यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा था। ना तो दूल्हा सही लग रहा था और ना नाई। पंडित अभी इस पर विचार कर ही रहा था कि घर वालों के पास खबर आई कि अब लड़का लड़की देखकर विवाह करेंगे। वे आंख बंद कर कर विवाह नहीं करेगा। उसे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि लड़की 2 आंख की अंधी है।
तो वह अंधी लड़की से विवाह नहीं करेगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर घर वाले लड़की वालों को खबर नहीं दिए थे, मगर गांव के कुछ लड़के शामियाने में चल रही वार्तालाप सुन लिए थे और उसे घर वालों को बता दिया था। दूल्हा के कुछ मित्र उसे भड़का दिए हैं कि लड़की दोनों आंखों की अंधी है, उसे कुछ दिखता ही नहीं। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि मैं भला अंधी के साथ कैसे रह सकता हूँ। उधर सब लोग समझा रहे थे कि तुम बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हो, तुम खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे। अरे तुम्हारा किसी तरह विवाह हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हम लोग उस लड़की को देखे हैं, वे कहीं से भी अंधी नहीं है, बहुत सुंदर लड़की है। घर वालों ने लड़के को बहुत समझाया कि तुम उल्टी बात करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। उधर दूल्हा बोला कि तुम लोग मेरी बात साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। मेरे जिगरी दोस्त ने कहा है कि लड़की अंधी है। अब मैं जानबूझकर जीती जागती मक्खी नहीं निगल सकता। लड़के का बाप ने उसको खूब समझाया और बोला, ससुरे तुम अपने आप को तो देखो, तुम कैसे हो, कैसे मोटे हो, चल नहीं सकते हो। तुम्हारी जरा सी गलती हम सब पर भारी पड़ सकती है। लड़का बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़की को देखने के बाद ही विवाह करूँगा। बाराती दूल्हे को समझाते समझाते थक गए, मगर वे टस से मस नहीं हुआ। तब बाराती बोले, देखो तुम अपनी अजूबी मांग 1 घंटा के लिए टाल दो, हम सबको खा पी लेने दो। तुम विवाह हो कि ना हो, दुल्हन लेकर जाओ, बहुत सारा सामान लेकर जाओ, मगर हम बाराती तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं, उसे तो भर लेने दो। हमें खाने पीने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम भोजन पर ही हड़ताल लगा देना चाहते हो। कुछ देर मौन रहो, हम खा पी लेते हैं, उसके बाद शौक से लड़की देखते रहना। अरे चेहरा क्या, उसका जेंडर का भी पता कर लेना कि कहीं वे भी लड़का हो। बाराती समझ रहे थे कि यदि इसकी पोल पट्टी खुल गई तो घराती इसका तो जो हाल करेंगे वे जिंदगी भर याद रखेगा। वे बारातियों का भी बुरा हाल कर देंगे। बाराती जल्दी जल्दी खा पी कर शामियाने से बाहर पगडंडी पर इधर उधर फैल कर खड़े हो गए। कोई भी अप्रिय सूचना मिले तो दम लगाकर भाग लेंगे, उन्हें दूल्हा दुल्हन के चक्कर में नहीं पड़ना। उधर जब फिर से दूल्हे ने देख लिया कि खाना पीना हो गया है, बाराती खा पी कर भोजन पचाने के लिए टहल रहे हैं, तो वे फिर से बोला कि घर वालों को खबर कराओ कि हम लड़की देखेंगे, तब तक विवाह नहीं करेंगे। लड़के का पिता बोला भी कि तू हमारा सर फुड़वा देगा। अरे अपने पैर तो देख लो, तुम पैरों से चल भी नहीं सकते, तुम खुद से खड़े भी नहीं हो सकते और चले हो लड़की देखने। परंतु लड़का जो है जिद पर अड़ा रहा, तुमको जो करना है करो, मैं तो लड़की देखे बिना शादी नहीं करूँगा। उधर घर वालों को पहले से सूचना मिल गई थी कि लड़का लड़की को देखने की जिद कर रहा है, मगर जब तक कोई आकर ये ना कहे कि लड़की दिखाओ तो वे खुद से लड़की कैसे दिखा सकते हैं। लड़की वालों का धैर्य टूटता जा रहा था। उधर विवाह का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। तब कुल पुरोहित ने कहा, यजमान अब शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से लड़के को आंगन में बुलवा लो। इन घराती शामियाने में आ गए तो लड़के के मामा मिले। उन्होंने लड़की वालों से कहा कि भाई लड़के के दिमाग को उसके दोस्तों ने घुमा दिया है, अब वे पहले लड़की को देखना चाहता है। उसे बताया गया है कि लड़की अंधी है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, मगर दूल्हा जिद पर अड़ा है तो लड़की दिखा देने में कोई बुराई नहीं है। लड़की वाले बोले, तब तक आप लोग चुप क्यों थे, पहले बताना चाहिए था, हम लड़की भी दिखा देते। अरे वैसे भी लड़की को आपके घर ही जाना है। घराती घर गया और बोला कि लड़का लड़की देखने की मांग कर रहा है, हमें उसे लड़की दिखा देनी चाहिए। अब समय बीता जा रहा था। घराती लड़की से बोले, तुम तैयार हो जाओ, लड़का आ रहा है, उसे किसी ने बता दिया है कि तुम अंधी हो। लड़की का माथा चकराया कि ये क्या हो रहा है। उधर पंडित और मंगरू भी एक चारपाई पर लेटे लेटे कुछ बातें कर रहे थे। पंडित बोला, यजमान मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। मंगरू बोला, आप चाहे काली हो या गोरी, मुझे तो कोई लाभ नहीं दिख रहा, अब आप मुझे आराम से सोने दो। इतना कहकर मंगरू तो सो गया। उधर दूल्हे को पुनः नाई उठाकर ले आया तो पंडित को अब कोई शंका नहीं रही कि यह अपंग है और अपंग भी लड़की को देखने की मांग कर रहा है। पंडित पुनः मंगरू को जगाया
तो वह नहीं जंगा। तो पंडित ने उसे चारपाई में बांध दिया और पीछे से घर में चला गया। लड़के को घर में ले जाकर नाई ने एक चारपाई पर बिठा दिया। नाई अब बस पास में ही खड़ा था। तो घरवाले बोले, जब तक तुम पास में खड़े होगे तो लड़का लड़की आपस में बात कैसे करेंगे। तो नाई घर से बाहर निकल गया। पंडित नाई की कहीं तलाश कर रहा था। उसे देखते ही बोला, नाई, घर वालों को सब असलियत बता दे कि लड़का अपंग है और तुम असली नाई नहीं हो। तुम लौटकर घर में पुनः वापस नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मैं पंडित हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है कि तुम मेरे यजमान के साथ धोखा कर रहे हो। मैं भी यजमान के अन्न पर पलता हूँ और नाई भी यजमान के अन्न पर पलता है। नाई बोला, पंडित जी, मैं नाई नहीं हूँ। मुझे तो लड़के के पिता ने मुफ्त में एक गाय दी है, इसीलिए लंगड़े को उठाने को तैयार हो गया। परंतु मुझे क्या पता था कि इस काम में मेरी गर्दन कट जाएगी। भला हो आपका जो मुझे बचा लिया। नकली नाई वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उधर आंगन में लड़के के सामने लड़की लाई गई, मगर उससे पहले पंडित लड़की के कमरे में पहुँच गया और बोला कि बिटिया, ये जो आंगन में आया है ये तेरा दूल्हा नहीं है, ये एक डाकू है जो लंगड़ा है। यह अपने इलाके में लंगड़े डाकू के नाम से मशहूर है। ये चोरी डकैती करता है। इसका गिरोह बड़ा लंबा है। तेरी जो बारात आ रही थी तो इस डाकू ने रास्ते में ही रोक ली और खुद दूल्हा बनकर अपने गिरोह के साथ आ गया। ये तुमसे विवाह करना चाहता है, मगर तुम ज़रा भी मत घबराना, क्योंकि तेरा दूल्हा भी यहाँ तक आ गया है। ये लंगड़ा उसे दरवाजे पर चारपाई में बंधवा दिया है। कोई ये न समझ पाए कि आदमी सोया है या चारपाई से बंधा है। मगर तुम चिंता मत करो, सब कुछ शुभ होगा। तुम लड़के के किसी भी सवाल का सीधा जवाब मत देना और तुम मांग करना कि लड़का आंगन में चलकर दिखाए। वे चल नहीं पाएगा तो आगे तुम्हें क्या करना है, तुम खुद तय कर लो। लड़की लड़के के सामने आ गई। अब उस लड़की को उसमें अपना दूल्हा नहीं डाकू नजर आ रहा था। वे किसी भी तरह डाकू से छुटकारा पाना चाह रही थी। वे घर वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता देना चाहती थी कि ये डाकू है, मगर वे बहुत चतुराई से बताना चाहती थी। लड़का बोला, क्या आप देख सकती हो? लड़की बोली, नहीं, मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। अगर मैं देख सकती होती तो मेरे घर में लंगड़ा डाकू कैसे घुसता? लंगड़ा शब्द सुनते ही दूल्हा के कान खड़े हो गए। अरे, ये तो मेरे विषय में जान गई है, मगर यह डाकू कौन है ये समझ नहीं आ रहा। लड़का बोला, आप कब से अंधी हो? दोनों आंखों से अंधी हो या फिर एक आंख से? तब लड़की बोली, नहीं, मैं आंख की अंधी नहीं हूँ। आंख मेरी ठीक है, मैं कान की अंधी हूँ और नाक की लंगड़ी हूँ। लड़का बोला, आप मजाक कर रही हो। आप देख रही हो कि आपकी आंखें ठीक लग रही है। आप बहुत सुंदर हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लड़की बोली, वे सब छोड़ो, अपने पैरों पर चलकर दिखाओ। लड़का बोला, नहीं, मैं यहाँ कैसे चल सकता हूँ? मैं इस वक्त दूल्हा हूँ। मेरे को ना ही उठाकर ले जाएगा और वही लेकर जाएगा। लड़की बोली, मैं कहती हूँ चलकर दिखाओ। लड़का बोला, नहीं, मैं नहीं चल सकता, मेरे को नाई लेकर जाएगा। तब पंडित जी बोल उठे, नाई भाग गया है, तेरे साथी भाग गए हैं, अब तू अकेला बचा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा, और नहीं भागे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तुम सबकी जालसाजी पकड़ ली गई है। तुझे छोड़कर तेरा कोई साथी अब यहाँ नहीं है। चल खड़ा हो जा, चल कर दिखा। अब लंगड़ा पूर्ण अपाहिज था, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लड़की ने गुस्से में उसे चारपाई से गिरा दिया तो वे अपने से उठकर बैठ भी नहीं सका। लड़की उसे बार बार उठने को बोल रही थी, मगर वे उठ नहीं पा रहा था। तो लड़की ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, बहन जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। दरअसल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती बिचौलिए की है। उसने ही मेरे पिता से 5,000 सोने की मोहरें रिश्वत में ली थी। वह रिश्वत विवाह कराने के लिए ली थी। उसने बताया कि हम लोग कह देंगे कि लड़के के विवाह में जिससे कोई परेशानी ना हो, कि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़का नाई की गोद में जाता है, उसे कहीं भी ले जाना हो तो नाई ले जाता है, तो इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं लंगड़ा हूँ। मेरे गांव का नाई कमज़ोर था, मैं उससे उठ नहीं सकता था,
तो मेरे पिता ने एक पहलवान को एक गाय देने के बदले नाई का काम दे दिया। वह पहलवान तैयार हो गया, वही मुझे यहाँ लाए थे। मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने जान कैसे लिया कि मैं लंगड़ा हूँ। पंडित बोला कि मैं द्वार पूजा के वक्त ही जान गया था कि तू लंगड़ा है और नाई नकली है। उतना तगड़ा नाई होता नहीं है। और फिर जवान लड़के को उठाकर कोई नाई विवाह के मंडप में नहीं ले जाता, बल्कि लड़का खुद चल कर जाता है। मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि तुम सब कितने बड़े ठग हो। इसका निर्णय अब राजा के दरबार में होगा, मगर इससे पहले हम तुम्हारी खातिरदारी तो अच्छे से कर दें। पंडित बोले कि बेटी देखती क्या हो, इसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इसके साथ तुम कोई रियायत मत करो, मारो साले को, इतना कि अगली बार इसके मन में विवाह का भूत उतर जाए। फिर तो किसी लड़की से धोखाधड़ी के मामले में इसे फांसी होनी चाहिए। इसके बाप, इसकी माँ, सबको फांसी लगेगी। ये राजा के कानून को जानने के बाद भी स्त्री के साथ खिलवाड़ करने चला था। लड़की को मौका मिल गया तो वो खूंटा ठोकने वाली मुंगरी उठा लाई और मार मार कर धोखेबाज लंगड़े को कूचू निकाल दिया। वो तो घर वाले ने मना लिया कि बस कर बेटी, नहीं तो मर जाएगा। इसे फंसाने के चक्कर में हम खुद फंस जाएंगे। ये तो ऐसे ही अब मारा हुआ है। राजा इसे बीच चौराहे पर फांसी चढ़ाएगा। थोड़ी देर में किसने सूचना दी तो राजा का कोतवाल आ गया और उस छलिया को उठाकर ले गया। अब समस्या थी कि लड़की के विवाह के लिए बहुत खर्चे हो गए थे। बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर तो लड़की के पिता ने विवाह तय किया था। अब एक खर्चे को कैसे पूर्ण करेगा, कर्जा कैसे उतरेगा। तब लड़की ने बताया कि हमारे गुरुजी ने ही समाधान बताया है, वही कुछ कह रहे थे, उनसे आप मिल ले। पंडित जी वहीं दूर खड़े थे। अब वे दरवाजे पर जाकर मंगरू को चारपाई से खोल दिए। वो मंगरू को चारपाई में बांध दिए थे। घर में दूल्हे की पिटाई होते ही भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में मंगरू भी जाग गया तो उसे खोज पाना मुश्किल हो गया। मंगरू जब बंधा रहेगा तो चाहकर भी भाग नहीं पाएगा। यही होने वाला था। शोर सुनकर मंगरू भाग जाने वाला था। उसे लगा कि भगदड़ मच गई है, सभी भागे जा रहे हैं, मुझे भी भाग लेना चाहिए। मगर बंधे होने के कारण भाग नहीं सका। पंडित जी ने बहुत अक्ल से काम लिया था। अब वे मंगरू को मंडप में लेकर आए और बोले कि यजमान, इस वक्त इससे अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता। ये कहीं से भी अपंग नहीं है, बिल्कुल सीधा है, इतना सीधा कि कोई स्त्री हो सकती है या फिर कोई गाय। आपकी बेटी इसके साथ खुशी खुशी रह सकेगी। वैसे आप लोगों को कोई शंका है तो लड़के को देख सकते हो। लड़की के घर वाले लड़के को देखा, बहुत सुंदर, सुशील और सीधा लड़का दिखा। एक लड़की को इससे अच्छा क्या चाहिए। लड़का सीधा हो, सरल स्वभाव के। लड़की अपनी स्त्री को ज़्यादा कद्र करते हैं तो लड़की भी सीधे स्वभाव वालों पर जान छिड़कती है। घर वाले पंडित जी से बोले कि पंडित जी, आपकी पसंद की कोई काट ही नहीं हो सकती। लड़की खुद ही उससे विवाह को तैयार हो गई। मगर समस्या ये है कि अब सारा धन तो हम पहले ही खर्चा कर चुके हैं। हमारे पास कोई दान दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। पंडित बोले, यजमान, आप दो दिलों की स्वच्छा से मिलन को पैसे से नहीं आंक सकते। लड़के ने एक बार भी किसी चीज़ का जिक्र किया है। वे कहाँ कह रहा है कि आप इसे लड़की दिखाओ, वस्त्र दो, बस आप हाँ कर दो। लड़की की मौन स्वीकृति ही उपहार है। बस 2 वस्त्रों में लड़की को विदा कर दो। आप इस युवक को अनमोल खजाना दे रहे हो, अपने जिगर के टुकड़े को दे रहे हो। आपकी भेंट इस युवक को स्वीकार है। घर वालों ने बिना देर किए मंगरू से अपनी बेटी का विवाह करा दिया। सुबह में मंगरू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव के लिए चल दिया। शाम होते होते जब एक स्त्री के साथ अपने घर गया और माँ को बताया कि माँ देखो कौन आया है, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। माँ हैरान थी कि जिसे मैं बेवकूफ़ समझती थी, पिता मूर्ख समझते थे, ये तो अपने लिए एक बहुत खूबसूरत पत्नी लेकर आ गया। पिता भोला तो काफ़ी अचरज में पड़ गया कि मंगरू, ज़रूर तुमने कोई गड़बड़ करी है। तुम किसी की पत्नी को भगा लाए हो। तुम नहीं जानते अपने राज्य के नियम को। किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने पर राजा फांसी की सज़ा दे देता है। किसी पत्नी को भगाने या फुसला कर लाने पर सूली चढ़ा देता है। तू अपने साथ मुझे भी मरवा डालेगा। मंगरू बोला, नहीं पिताजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इस लड़की को ब्याह कर लाया हूँ। पिता बोले, मुझे अब बेवकूफ़ मत बनाओ। अभी तुम कल ही गए
और एक रात में विवाह भी कर लिया। मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जहाँ से लड़की को लेकर आया इसे चुपचाप वहीं पर छोड़ा। लड़की अपने ससुर के आगे मुंह नहीं खोलना चाह रही थी, मगर जब देखा कि मेरे पति बहुत उलझन में फंस गए हैं, तब उसने अपना मुंह खोलना पड़ा। वे बोली, पिताजी ये जो कह रहे हैं वे सही है। मैं इनसे विवाह करके आई हूँ। मेरा विवाह इनके साथ मेरे पिता की मर्जी से हुआ है। मैं भागकर इनके साथ नहीं आई हूँ। वे उसने अपने साथ घटित सारी कहानी अपने सास ससुर को बता दी। तो बहू की बात सुनकर भोला को विश्वास हो गया। माँ बोली, देखा, मैं कह रही थी आपका बेटा आपसे भी बढ़कर है। मैं जब कल इसे भेज रही थी तो आप विरोध कर रहे थे, परंतु मेरा भेजा सफल हुआ कि नहीं। इतनी सुंदर बहू आप कहाँ से खोज कर लाते? देखो, हमारी बहू चांद जैसी चमक रही है। ये हमारे घर को बिना दीपक के भी उजाला कर देगी। ये हमारे लिए लक्ष्मी है। लक्ष्मी का आगमन बिना बुलाए ही होता है। वे जिस घर आना चाहती है उसी घर में जाती है। वे धन के रूप में आती है, स्त्री के रूप में आती है। पत्नी भोला से बोला, किसी का भाग्य कोई छीन नहीं सकता, कि किसी की किस्मत कोई लूट नहीं सकता। ये लड़की मेरे बेटे की किस्मत में लिख दी गई थी। इसके भाग्य में सुख लिखा था तो कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, भाग्य को नहीं बदल सकता था। भोला की बहू खुशी खुशी घर में रहने लगी। वे खुश थी कि उसका पूरा परिवार सीधा और सरल स्वभाव का था। आदमी 2 रोटी कम खाए, मगर जहाँ शांति मिले वहीं रहना पसंद करता है। सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।